नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर मैराथन माथापच्ची और चर्चा परिचर्चा के बाद भविष्य के लिए तमाम बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए एक रोड मैप रखा। कांग्रेस के चिंतन शिविर में तय किया गया कि एक परिवार एक टिकट का नियम लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें शर्त यह है कि अगर किसी परिवार में किसी दूसरे शख्स को टिकट दिया जाता है तो वो कम से कम पार्टी के लिए 5 साल तक काम कर चुका हो। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जाएगी। हालांकि इस फैसले को लागू करना इतना आसान काम भी नहीं है। सियासत में अक्सर देखा गया है कि तमाम बड़े नेता चुनाव से ठीक पहले अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की मांग करते रहे और टिकट ना मिलने पर पार्टी को अलविदा कह देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस नियम का पालन करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट ना देने का ऐलान भी एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि नेता दल बदल करते हैं और मजबूत नेताओं को पार्टी शामिल करने से लेकर टिकट देने में भी परहेज नहीं करती, और ऐसा कई चुनाव में देखा गया। इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका अपना सियासी आधार होता है, रुतबा होता है, उनका अपना वोट बैंक होता है। ऐसे में कांग्रेस को इस नियम को अमल करने में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है कि संगठन में 50% युवाओं को महत्व दिया जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश, जिला, ब्लॉक और मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। इतना नहीं, चुनाव में भी 50% टिकट युवाओं को देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसके लिए भी कई चुनौतियां सामने आएंगी। राजस्थान में सचिन पायलट की सीएम गहलोत के साथ अदावत जारी है, तो गुजरात में भी हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे पार्टी के वरिष्ठ नेता काम नहीं करने दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, तो हरियाणा में पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस संगठन को लेकर टिकट तक में 50% युवाओं को की भागीदारी कैसी होगी ये समझना होगा। पंजाब की हाल आपने देख ही लिए कि सत्ता हाथ से चली गई कांग्रेस के। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को जनता से टूटे कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने के लिए सड़क पर उतरना होगा और जनता के बीच जाकर पसीना बहाना होगा। इसके लिए कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकालेगी। हालांकि हाल में यह देखा गया है कि कांग्रेस के नेता जनता को साथ जोड़ने की कला करीब करीब भूल गए हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद देश में बढ़ती हुई महंगाई या बेरोजगारी को उस जन आंदोलन में तब्दील नहीं कर पाए हैं जिससे आम जनता को लगे कि पार्टी उसकी तकलीफ को अपनी आवाज दे रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है, जो देश के सामने एक खतरा है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास संघ और बीजेपी के उस हिंदुत्व से निपटने के लिए क्या कोई ऐसा रोड मैप तैयार है जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू उसे मान भी ले और वो कांग्रेस का गुणगान भी करने लगे। चिंतन शिविर में राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी को कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं हरा सकता, इसलिए कांग्रेस परिस्थितियों के अनुरूप समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन का विकल्प खुला रखेगी। लेकिन देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति पर कांग्रेस नेता ही एकमत नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं की राय थी कि अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस को लगातार मिल रही हार से कई सहयोगी दल खुद भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। आरजेडी लगातार कांग्रेस को दरकिनार कर रही है, तो यूपी में कोई भी दल कांग्रेस के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या फिर तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, आंध्र में जगन रेड्डी, ओडिशा में नवीन पटनायक क्या कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस के फैसले महज कागजों में ही सिमट कर ना रह जाएं, इस बात का बड़ा अंदेशा है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी आया है कि कांग्रेस भारत जोड़ो पदयात्रा भी शुरू करने वाली है। तो चिंतन शिविर में बहुत सारी बातों पर चिंतन हुआ, लेकिन जिन बातों पर चिंतन हुआ उस पर भी चिंतन करना कांग्रेस को जरूरी है कि क्या ऐसा संभव है
तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और रत्नाकर जी, बड़ा चिंतन हुआ है, 3 दिन का चिंतन था और कांग्रेस ने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, देश को पता लगेगा कि हमने कितने बड़े स्तर पर चिंतन किया है। लेकिन भारत जोड़ो पदयात्रा की भी यहाँ बात चली, तो हम वहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करना चाहेंगे। भारत जोड़ो पदयात्रा की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जहाँ जुड़ाव होना है वो कांग्रेस का अपना गठबंधन है, अपने लोग हैं, युवाओं के बीच और आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच का जुड़ाव बाकी है। तो आपको वहाँ पर मंथन करना है, वहाँ पर चिंतन करना है। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत अलग कहाँ है? देखिए, जो 3 दिवसीय जो उदयपुर में यह कार्यक्रम हुआ, नवचिंतन संकल्प शिविर का जो समापन हुआ है, वो इसी नारे के साथ समापन हुआ है कि भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो का समापन, उसका बहुत शाब्दिक अर्थ है। उसका ये समझिए कि आज जिस तरह से देश में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारत बिखर रहा है ना। इस बिखराव नहीं, भारत ने तो हमेशा, कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो रत्नाकर जी, भारत ने हमेशा जुड़ाव दर्शाया है। आपने कितने भी या किसी भी पार्टी ने कितने भी हथियार चला लिए हो, कितने भी माहौल खराब करने की कोशिश की हो, कितने भी राजनीतिक दांव चल दिए होंगे, देश तो हमेशा एक रहा है और जवाब देता रहा है, और वो आज भी जवाब दे रहा है। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। आज परिस्थिति क्या हो गई है, आप रविंद्र जी देखिए पूरे देश में कि आज की परिस्थिति क्या हुई है। लोगों की जो रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों के एमएसपी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसकी चर्चा कहाँ पे हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी आज देश में तोड़ने की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ाने की राजनीति कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिखराव तो है ना। नहीं, बिखराव तो आपकी पार्टी में है ना रत्नाकर जी, 50%। तो ये आप जो एक देश की बात कर रहे हैं, जरा बोल लेने दीजिए मुझे, पूरी तरह से बोल लेने दीजिए, 1 मिनट जी। ये जो जातीय बिखराव हो रहा है, ये जो सामाजिक बिखराव हो रहा है, ये जो धार्मिक बिखराव हो रहा है, आखिर में देश को ये भारतीय जनता पार्टी किस तरफ लेके जा रही है? वहां पे कहीं न कहीं मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जुड़ाव को कितना संजीदगी से और लोगों को एकजुटता दिखाते हुए और लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए और उस भारत जोड़ो अभियान के तहत हम लोग एक साथ लेकर आएंगे। और उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो रोजगार दो एक अभियान हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के बाद 15 अगस्त से चालू कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो जो अभियान है, इसमें रोजगार जो 2 अभियान भी है। और एक चीज कहूंगा मैं, भारत जोड़ो यात्रा भी इसमें शामिल है। ये जो है अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा हम लोग चला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई है। तो ऐसा नहीं माना जाए कि कांग्रेस उस दीवार को जोड़ना चाहती है जो बहुत पहले से मजबूत है, जो कोई तोड़ नहीं पाया आज तक। आप अपनी एनर्जी कांग्रेस की उस तरफ लगा रहे हैं जो पहले से रेडी है। आपको एनर्जी उस तरफ लगानी है जहां पर कांग्रेस मजबूत हो। आपको पार्टी को मजबूत करना, देश तो पहले से मजबूत है ना। बात तो वही कह रहा हूं। देखिए, पार्टी संगठन एक अलग चीज होती है और एक देश से जुड़े हुए मुद्दे वो अलग होते हैं। अगर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए तो पार्टी जो निर्णय लेगी, जिस प्रकार से निर्णय लिए उसने कि 50% युवाओं को भागीदारी दिया जाएगा, 50 वर्ष से कम की उम्र के लोगों को भागीदारी दिया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा, तो ये पार्टी मजबूती के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया। अब रही बात, लेकिन वो सक्सेस कहाँ हो रहा है रत्नाकर जी? वो सक्सेस कहाँ हो रहा है? प्रियंका गांधी ने, एक मिनट, आपकी यही युवाओं वाली बात पर आ रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिए। आप जो प्रश्न पूछा उसका पूरा जवाब नहीं दे पाया मैं, एक ही पक्ष रख पाया, दूसरा पक्ष भी तो रखने दीजिए। देखिए, संगठन की मजबूती जो होती है एक अलग चीज होती है, और संगठन मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, तो ये जो बिखरा हुआ भारत है, तो लोगों को देखिए, लोगों को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लोगों को ये मतलब है
कि कोई भी पार्टी जनता के लिए कितना खड़ी है मुस्तैदी के साथ और जनता के मुद्दों पे कितनी लड़ाई यही तो लड़ती दिक्कत है, आप अभी भी उसके पिछड़ा लिए भारत कर रहे हैं, तो अहमियत इसका रखती मतलब है। है कि तो आप अगर अपने आप को मजबूत नकार रहे हैं कि संगठन आपने कोई काम नहीं मजबूत- किया। अरे सुन तो लीजिए, मजबूत कांग्रेस होगी, मजबूत कांग्रेस होगी तो मजबूत विपक्ष होगा। अगर मजबूत विपक्ष होगा वही तो मैं भी कह रहा हूँ, सरकार कांग्रेस जो को है, कहीं मजबूत ना करना कहीं है जनता सर, के देश को मुद्दों नहीं, पे देश तो ध्यान पहले देगी। से मजबूत है। कांग्रेस को मजबूत करना है, वहां देखना है। और 50% अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो 50% महिलाओं की भी बात की थी ना प्रियंका जी ने, वो तो दांव चल ही नहीं रहे। वही तो मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ, देखिए, मंथन आपको अपनी पार्टी पे करना है, देश पे नहीं करना। कर तो रहे। देखिए उसमें उसमें अगली चीज मैं और एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। उसमें रविंद्र जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं। देखिए पार्टी ने एक और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि एक परिवार से एक ही टिकट दिया जाएगा। पहले जो हुई है चीजें उसको सुधार करके और एक परिवार से एक टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह निर्णय जो लिया गया है ये जी। पार्टी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। और आज देखिए पार्टी में अनुभव की भी जरूरत है और ऊर्जा की भी जरूरत है। अनुभव और ऊर्जा का एक जगह जब समागम होगा, अगर 50% एनर्जेटिक युवा जो है पार्टी के साथ जुड़ेंगे और 50% अनुभवी लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो आउटकम आएगा, जो उसका परिणाम आएगा वो निश्चित राजस्थान रूप में से दिख कहीं रहा ना है कहीं सर, सकारात्मक रहेगा। वो राजस्थान में दिख रहा है। एमपी आपने देख लिया, पंजाब खो दिया, कैसे करेंगे इस पे सवाल है। खैर हम आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। आलोक वत्स जी, बहुत सारे सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हो रहे हैं और बीजेपी को अब चुनौती मिलेगी कांग्रेस से, लेकिन सवाल यह है कि विचारधारा का भी है कि किस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है और किस विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी चलती है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी गांधीवादी विचारधारा पर फिर से आने वाली है। तमाम तरह के आरोप भी बीजेपी पे हैं। चिंतन शिविर से आपको डरना चाहिए। रविंद्र भाई, भारत मुक्त कांग्रेस और भाजपा युक्त कांग्रेस पर अभी भारत चल रहा है। ये तो अब लुप्त होने की कगार पे हैं। 2 राज्यों में बच गए हैं और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आने आसन्न चुनाव में ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी बिल्कुल सफाया हो जाएगा इनका। इनके पास न कोई नीति है न कोई नेता है। 7 बरस से ये बगैर एक पूर्णकालीन अध्यक्ष के पार्टी चला रहे हैं जी। और चिंतन शिविर में भी विकेट डाउन हो रहे हैं। आपने देखा कि सुनील जाखड़ ने वही जाकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। अगर हम भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं तो जनता क्यों हमें बार बार रिपीट कर रही है? आप इस प्रश्न पर को भी सोचिए कि जहां भी चुनाव होते हैं दोबारा से जनता हमको फिर पूर्ण बहुमत से चुन के भेजती है। हमें जनता का विश्वास चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, आज की डेट में कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा युक्त भारत, ये इस पर खड़ा है भारत। और भारत को नरेंद्र मोदी जी के कार्य क्षमता में, कार्यशैली में पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है। अब आप देखिए, 84 सीट उत्तर प्रदेश, 54 सीट बिहार, 42 सीट उड़ीसा, ये कहीं नहीं है उन जगहों पर। और वहां के कोई भी क्षेत्रीय दल 180 सीट बनता है, ये 3 जगह मिला के 542 में 180 सीट वहां पर अखिलेश इनको छोड़ के भाग लिए। उस पर बात करेंगे। को 5 पसंद है, वो रेल हो गए। उत्तर बिहार में लालू यादव और तेजस्वी ने इनको उठा के कूड़े में फेंक दिया। बीजू पटनायक चलिए, गठबंधन की इन्होंने बात भी की है, अपने चिंतन शिविर में भी इस चीज को रखा है। राहुल लाल जी, चिंतन शिविर में कई बातों पर चिंतन आते हैं आपके पास आलोक जी। राहुल जी से भी एक सवाल ले लें, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। राहुल लाल जी, कांग्रेस खुद को मजबूत करने के बजाय देश को मजबूत करने का नारा दे रही, लेकिन चुनौतियां कई हैं। हालांकि बहुत बड़े मुद्दे उसने उठाए हैं चिंतन शिविर में, और वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उसको मंथन करना भी है। गठबंधन का जिस तरह के अभी आरोप लगा रहे हैं आलोक जी कि गठबंधन कैसे करेंगे, क्योंकि गठबंधन के लिए ही बाकी दल जिनसे आप गठबंधन करना चाहते हैं वो भाग रहे हैं, आपसे गठबंधन करना नहीं चाहते हैं। और जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उसमें इस तरह की स्थिति कांग्रेस को मतलब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं था। तो जिस स्थिति में कांग्रेस खड़ी है उसमें गठबंधन कैसे होगा? युवाओं की वो बात कर रही है, लेकिन युवाओं और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच अभी भी खाई खींची हुई है। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लें, कैसे निपटेगा? देखिए रविंद्र जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल वो यथार्थ और जमीनी उदाहरण है।
कांग्रेस के समक्ष ये बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। और जी। चुनौतियां थी तभी ये चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया। लेकिन देखिए, जो डेमोक्रेसी में टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता लेकिन पार्टी ये लगा शासन में- रतनलाल जी की फोकस्ड है। मैं दो चीज खाली बोल लूंगा, दो उदाहरणों के साथ आपको संक्षेप में तुरंत से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ना तो कांग्रेस मुक्त भारत ये बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड होगा, बिल्कुल बीजेपी का ही राज जो है कि वो अनंत काल तक चले, वैसी भी स्थितियां नहीं है। हाँ, कांग्रेस को अपने संगठन को सुधार के रखना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ हरियाणा का। अब हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो फिर एक बड़े नेता, कांग्रेस के नेता थे जो कि अहमद पटेल जी, अब तो नहीं रहे स्वर्गीय अहमद पटेल जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो संसद के बाहर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें 13-14 सीटें मुश्किल से मिलेंगी। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी थी और पार्टी 30 से ज्यादा सीटें पा गई। उसी तरह से रविंद्र जी, हम लोगों ने देखा, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सभी सीटें जीतती है और आम आदमी पार्टी विधानसभा में जो है कि मजबूती से खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन जब लोकसभा के 2019 का चुनाव होता है तो आप देखिए कि अधिकांश जगह पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती है। तो कांग्रेस अगर वास्तव में अपने संगठन पे जोर देगी और अपने संगठन को मजबूत बनाती है, जनता के साथ अपने मुद्दों को ले जाएगी, क्योंकि देखिए, इतने बड़े डेमोक्रेसी में विपक्ष होना काफी आवश्यक चीज है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जिस तरह से हैं, तो अब ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ये मुद्दे जिस तरह से 2014 के पहले नहीं, मुद्दे तो उसने बहुत गंभीर उठाए। कोविड के टाइम पे भी उन्होंने, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही थी लोगों के आने जाने के लिए, तो उसके लिए भी मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दों में जान नहीं डाल पाती। वो आंदोलन जो उसे खड़ा करना चाहिए वो खड़ा ही नहीं कर पाती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वही चीज कि आप जनता के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए कांग्रेस को कि वो मैसेजिंग कैसे करे कि जनता के साथ वो चीजें कनेक्ट करे। क्योंकि देखिए, देश एक विपक्ष चाहता है, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं चाहता। अभी तो उनके वो विपक्ष की भूमिका को कैसे वो मजबूती से ले। अगर कांग्रेस थोड़ी मजबूत होगी तो सहयोगी दल खुद ही उनसे सहयोग करने के लिए आएंगे। तो जब आप मजबूत होता है तभी कोई आपको पूछता है राजनीति में। आप कमजोर होंगे तो फिर आपको हर कोई छोड़ देगा। चलिए, ये जो बात आपने सहयोग की बात की, ये सहयोग कैसे होगा जब राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कांग्रेस को कोई दल हरा ही नहीं सकता, ऐसे में गठबंधन कैसे होगा? क्योंकि प्रतिक्रियाएं आना भी बाकी दलों की शुरू हो गई हैं। मंथन से कैसे कायाकल्प होगा कांग्रेस का? क्योंकि बड़े बिंदु हैं जिस पर कांग्रेस ने चर्चा की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन बिंदुओं को कांग्रेस में उठाया गया है उस पर चिंतन, मंथन, मनन सब करना बाकी है। लेकिन कैसे? क्योंकि राहुल गांधी ने जब ये कह दिया कि हम गठबंधन के रास्ते खुले हैं, समान विचारधारा वाले जितने दल हैं उनसे गठबंधन होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसे समय में जब आप दो राज्यों में सिमटे हुए हैं, तो फिर कैसे वो आगे जुड़ाव की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात करेंगे? उसको हम समझने की रत्नाकर जी से कोशिश कर रहे हैं। रत्नाकर जी, विरोधाभासी प्रतीत हो रही हैं चीजें, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए द्वार खुला हुआ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। तो कैसे जुड़ा होगा जब दो विरोधाभासी बयान आएंगे? देखिए रविंद्र जी, एक बहुत क्लियर बात होती है कि जब राष्ट्रीय पार्टियां जब मजबूत होती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कमजोर होती हैं, और जब राष्ट्रीय पार्टी कमजोर होती है तो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है। ये समीकरण चलता है। आज निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस जो है जिस तरह से कमजोर हुई है उसका फायदा कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है। तो अगर कांग्रेस कहीं पर मजबूत होती है, जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रेटेजी, अपना रणनीति, एक रोड मैप बनाने का काम किया अभी चिंतन शिविर में, और जिस तरह से युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया, आगे आने वाले दिनों में जब कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी तो ये क्षेत्रीय दल जो है अपने आप कमजोर होते जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी, देखिए राष्ट्रीय पार्टी आज पूरे देश में दो ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक भाजपा है, दूसरी कांग्रेस है, और कांग्रेस की जो जड़ है वो गांव-गांव तक फैली है। कल को जो लोग हमारी विचारधारा स्वाभाविक थे और किसी भी कारण से वो भाजपा के साथ जुड़ गए, लेकिन इस बात पर कैसे सहमत हुआ जाए रत्नाकर जी? राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है ना? नहीं, कहाँ पे कमजोर दोनों में से कोई भी होगा, वो हर जगह अपने आप को मजबूत कर रही है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना ने इसका साथ छोड़ दिया, तो ये इनके लोग भी इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से जब हम मजबूत बनेंगे तो समान विचारधारा वाली पार्टियां जो है वो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर कोई तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहां से समान विचारधारा के साथ थी कांग्रेस के? देखिए महाराष्ट्र में जो अभी तो हिंदुत्व का विरोध कर रहे थे और वो हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, कैसे विचारधारा समान हो जाएगी? गलत बात बोल रहे हैं आप, गलत बात बोल रहे हैं।
हमने हिंदुत्व का विरोध नहीं किया है कभी। हमने विरोध उसका किया है जो सभी धर्मों को लेकर नहीं चलता है। हमने विरोध किया है कि आप एक धर्म के ऊपर फोकस रहते हैं और दूसरे धर्म को जो है आप द्वयम दर्जा का लोकतंत्र में व्यवस्था बनाकर आपने आलोक जी के फेवर की बात कर दी रत्नाकर जी। जी आलोक जी के फेवर की बात कर दी आपने। नहीं सुनिए तो मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। कहीं न कहीं हिंदुत्व जो है ये जो हिंदुत्व, अगर ये सच्चे हिंदुत्ववादी हैं तो क्यों नहीं हिंदुओं के घर में आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हिंदू लोगों के अंदर जो महंगाई, परिवारों के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, ये सारे 70% 80% लोग हिंदू हैं, तो उनकी समस्याओं के बारे में क्यों नहीं सुनते? अब ये कनेक्टिविटी जो होती है ना रत्नाकर जी, वो समझ नहीं आती। क्या बेरोजगारी सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या बेरोजगारी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है? मैं तो वही बात कह रहा हूँ। तो मैं वही बात कह रहा हूँ। तो बेरोजगारी आप सिर्फ हिंदुओं से जोड़ दे रहे हैं? नहीं, सबके लिए सर। 70-80% लोगों के पास ये समस्याएं हैं जो हिंदू हितैषी बनते हैं। ये अगर असली हिंदू हितैषी है तो क्यों नहीं हिंदुओं की समस्याओं के बारे में सोचते हैं? वो अच्छा, क्या समस्याएं हैं? क्या समस्याएं हैं? हिंदुओं की समस्याएं बताइए ना सर। बात पूरा कर लेने दीजिए। नहीं, हिंदुओं की समस्याएं क्या, ये तो बता दीजिए, तब तो हम उनसे सवाल पूछें। समस्या है आज बेरोजगारी हुए 70% जो भारत में देश में हिंदू रहते हैं 80%, उनके लिए समस्या नहीं है महंगाई की समस्या, उनके लिए बेरोजगारी समस्या नहीं है, उनके लिए गरीबी समस्या नहीं है, उनके लिए अशिक्षा समस्या नहीं है। ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये अगर सच्चे राष्ट्रवादी रहेंगे तो ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आलोक जी, हिंदुत्व की मस्जिद और आजाद क्या हनुमान चालीसा इतने हिंदुओं के हितैषी हैं, आपका जो हिंदुत्व है ना वो छद्मवादी है, ये आरोप है आपके ऊपर। अगर हम छद्मवाद कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो हमें देखिए, लोकतंत्र में रविंद्र जी अंतो गत्वा जनता जनार्दन है। जनता से कांग्रेस पूरी तरीके से कट के अलग हो चुकी है। इनके शीर्ष के नेताओं पर जनता को किसी प्रकार का विश्वास नहीं। ये उधर इशारा नहीं कर रहे हैं। इनका कहना था कि बेरोजगारी को लेकर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं युवाओं पर, महिलाओं पर। और अभी कई उदाहरण एग्जाम्पल आ गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर भी कई बार बोलते बहुत मजबूत है। एक चीज बता दूं रविंद्र जी, हाँ, कि बेरोजगारी, महंगाई ये वैश्विक समस्या है, पूरे वर्ल्ड में है ये, और इसके अनेक कारण है, जिसमें एक मुख्य कारण यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी है। आलू टमाटर का रेट बढ़ जाता है, वो भी रशिया का ही। आप एक मिनट चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था आपको। बोलिए। आप लोग भारत मुक्त वाले टिमटिमाते लोग के अंतिम। अरे कांग्रेस युक्त हो गए। कांग्रेस मुक्त करते करते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई। चलिए रतनलाल जी, चलिए आलोक जी सत्ता से बेदखल है ना। हम भी कभी 400 पार थे, इतना दम मत रखिए। हम भी कभी 400 पार थे राहुल जी। और आज आप बहुमत में, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट सत्ता में बने रहे। चलिए ठीक है, वक्त कम है। सच्चाई समझ गई, उठाइए फेंक दीजिए। राहुल जी, आप रत्नाकर जी इतिहास के गर्त में दो चीजें हैं राहुल जी, दो चीजें हैं, दो संक्षेप में सवाल जाएंगे। आलोक जी, रत्नाकर जी आपका समय खत्म हो गया। आंदोलन हुआ था आलोक जी, रत्नाकर जी समय खत्म हो गया। हम जरा अपने राहुल जी से कंक्लूजन ले लें जरा इसका। दो बातें यहाँ पर कही हैं। रत्नाकर जी ने छद्मवादी चीज़ों का, छद्म हिंदुत्व का आरोप लगाया है बीजेपी। दूसरी तरफ जितनी मजबूती कांग्रेस को देनी चाहिए, और ये जो पदयात्रा है, क्या इससे फायदा मिलने वाला है भी कांग्रेस को? संक्षेप में इन दोनों सवालों को जवाब दें। देखिए, पद यात्राओं से लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, निर्णय कई बड़े निर्णय लिए जाए, लेकिन उसको अमली जामा किस रूप में पहनाया जाएगा, उसको यथार्थ के धरातल पे किस रूप में लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब बातचीत की जाती है कि 50% युवाओं को लाया जाएगा और 50% अनुभवी लोग होंगे, तो उन युवाओं और अनुभवी लोगों के बीच में एक तरह से किस तरह से संतुलन स्थापित किया जाएगा, दोनों के बीच संतुलन, वेरी गुड, संवाद किस तरह से स्थापित किया जाएगा। अगर ये कर लिया जाएगा तो इसके ऐतिहासिक परिणाम मिलेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको करना किस तरह से करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती की चीज है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जो मंथन कर रही है, उसमें सबसे खास बात यह है कि जो युवाओं को जोड़ने की बात जब वो करती है, तो उसमें
कैसे संतुलन बैठाया जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी चिंता है। तो कांग्रेस को मंथन तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ जब वो पदयात्रा की बात करती है, देश जोड़ने की बात करती है, तो उसे ये भी देखना होगा कि वर्तमान समय आधुनिक युग है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल कितना बेहतर तरीके से वो कर पाती जितना कि भारतीय जनता पार्टी करती है। बड़े मुद्दों को उसे भुनाने की जो आर्ट है, जो कला है, वो सीखना होगा उसे, तब जाके वो पार पा पाएगी और एक बार फिर से मजबूती से खड़ी हो पाएगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।